हेलो प्यारे बच्चों, तो आज हम करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का रैपिड रिवीजन। और ये वीडियो देखने के बाद आपको बहुत ही क्विक रिवीजन हो जाएगा और सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, बिकॉज इसके अंदर हम सारे टॉपिक्स देखने वाले हैं एज क्विकली एज पॉसिबल। तो दिस इज द बेस्ट वीडियो इफ यू आर रिवाइजिंग दिस चैप्टर। ओके, सो लेट्स बिगिन। तो देखिए प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी में शुरुआत होगी इस चैप्टर की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक से, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक करंट। अभी इलेक्ट्रिक करंट क्या बला है? देखिए प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो ऑफ चार्जेस कहा जाता है। किसको? फ्लो ऑफ चार्जेस को। मतलब जब किसी वायर में से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं पर यूनिट टाइम, उतने को ही कहा जाता है इलेक्ट्रिक करंट, कि पर सेकंड कितना चार्ज फ्लो हुआ। तो देखिए, it is expressed as the amount of charge flowing through a particular area in unit time। तो करंट क्या हो गया? चार्ज फ्लोइंग अपॉन टाइम टेकन। अब चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम। टाइम की यूनिट क्या होती है? बोलो, सेकंड। जिससे क्या हो जाएगा आपके पास? करंट की यूनिट क्या बन जाएगी? कूलम पर सेकंड। और इसी यूनिट का एक स्पेशल नाम होता है जिसे हम कहते हैं एम्पियर। तो मेरे प्यारे बच्चों, करंट की ऐसा यूनिट है एम्पियर, और एम्पियर का मतलब होता है कूलम पर सेकंड। मतलब करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। अब देखिए, 1 एम्पियर किसके इक्वल हो जाएगा? 1 कूलम पर सेकंड। अगर किसी में से 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड में फ्लो कर रहा हो किसी वायर में से, तो हम कहेंगे उसमें 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। और यहीं पे देखिए, मिली एम्पियर क्या होता है? मिली एम्पियर मतलब 10⁻³ एम्पियर, मतलब 1 एम्पियर का 1000वां पार्ट। उसी तरीके से माइक्रो एम्पियर होता है 10⁻⁻6 एम्पियर। तो ये याद रखना बहुत जरूरी है प्यारे बच्चों, माइक्रो एम्पियर और मिली एम्पियर, क्योंकि क्वेश्चंस में कई बार चीजें मिली एम्पियर और माइक्रो की टर्म्स में ही होती हैं। अब देखिए, अब हम करंट की जो डायरेक्शन होती है वो हम मानते हैं कि पॉजिटिव से नेगेटिव, कि पॉजिटिव चार्ज किस डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो देखिए, समझिए, यहां पे आपके पास एक बैटरी है। देखिए, एक बैटरी को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। लंबी वाली डंडी प्लस होती है, छोटी वाली डंडी माइनस। अब इससे हमने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोड़ दिया। रेजिस्टेंस मतलब जहां पे हीट प्रोड्यूस होगी जिसमें, ठीक है। तो अब यहां से करंट मेरे प्यारे बच्चों फ्लो होगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है, तो करंट की डायरेक्शन हमने क्या मानी है? देखिए, प्लस से होते हुए माइनस। तो प्लस से माइनस यही मानी जाती है कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट। जबकि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक्चुअली किधर से जा रहे होते हैं? नेगेटिव से पॉजिटिव। तो याद रखना, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन अपोजिट होता है। ऑलवेज रिमेंबर दिस, ठीक है। इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट। एक ही बात है, बट हमने करंट के डायरेक्शन को अपोजिट मानते हैं इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन से। तो जो करंट की डायरेक्शन है वो है प्लस से माइनस, जबकि इलेक्ट्रॉन एक्चुअली में मूव करता है माइनस से प्लस। क्लियर है बात? वेरी गुड। अब देखिए, करंट नापने वाली मशीन को कहा जाता है एमीटर। तो एमीटर वो इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे कि हम क्या मेजर करते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। ओके, चलिए। तो देखिए प्यारे बच्चों, जो इलेक्ट्रिसिटी नापने की जो मशीन होती है उसे कहा जाता है एमीटर, जिससे हम इलेक्ट्रिक करंट मेजर करते हैं, ठीक है। इसे हमेशा सीरीज में जोड़ा जाता है इलेक्ट्रिक सर्किट से। मतलब मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि ये सर्किट है, यहाँ पर मान लेते हैं कि ये है रेजिस्टेंस और ये है हमारे पास सर्किट, यहाँ पे है एक स्विच और यहाँ पे एक बैटरी। तो मेरे प्यारे दुलारे बच्चों, अगर हमें करंट मेजर करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? सीरीज में एक एमीटर लगाना पड़ेगा, ठीक है। मतलब एमीटर को हमेशा सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। क्यों? ताकि पूरा का पूरा करंट इसी में से फ्लो करे, क्योंकि एक ही रास्ता है करंट को फ्लो करने के लिए। चलिए अब उसके बाद देखिए, इलेक्ट्रिक सर्किट एंड सर्किट डायग्राम। देखिए, द इलेक्ट्रिक सर्किट्स आर क्लोज लूप और पाथ विच फॉर्म्स अ नेटवर्क ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स वेयर इलेक्ट्रॉन्स आर एबल टू फ्लो। मतलब शॉर्ट में बोले तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है? एक डायग्राम है जिससे हम शो करते हैं कि करंट कैसे किस कंपोनेंट में फ्लो कर रहा है, कहां से प्रोड्यूस हो रहा है, और उस पूरे कंपोनेंट्स को, नेटवर्क को ही हम इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक बैटरी है हमारे पास, यहाँ पे ये बैटरी है, ये प्लग की है जिसे हम स्विच ऑन ऑफ करेंगे। यहाँ पे हमारे पास एक बल्ब है और यहाँ पे हमारा एक एमीटर है। तो देखिए, यहाँ पे बैटरी का प्लस है, यहाँ पे माइनस है। तो यहाँ प्लस के साथ, इसलिए एमीटर का यहाँ पे प्लस होगा और यहाँ पे माइनस होगा। बैटरी के रिस्पेक्ट में देखा जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास एक क्या बन गया? सर्किट डायग्राम। क्या? सर्किट डायग्राम। ओके, इलेक्ट्रिक सर्किट कंटेनिंग सेल, इलेक्ट्रिक बल्ब, एमीटर एंड प्लग की। क्लियर है बात? अब मैं सारे सिंबल्स भी बताऊंगा आपको। चलिए,
अब देखिए क्वेश्चन, देखिए एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे कि देखिए अ करंट ऑफ 1 एम्पेयर इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 20 मिनट्स, फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट। मतलब आपको ये दे रखा है कि 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है सर्किट में और टाइम दे रखा है 20 मिनट। तो आपसे पूछ रहा है कि इतने देर में कितना चार्ज उसके थ्रू फ्लो हुआ होगा। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, करंट का फॉर्मूला आपने अभी देखा था चार्ज अपॉन टाइम। तो अगर हमें चार्ज निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, करंट इनटू टाइम। बट बच्चे मिस्टेक क्या करते हो, क्यू को करंट तो लिख देते हैं 1 एम्पियर और मल्टीप्लाई कर देते हैं 20 से। अरे नहीं प्यारे बच्चों, 20 से नहीं मल्टीप्लाई करना है। भले ही टाइम 20 मिनट है बट हमें इसे पहले एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि करंट की डेफिनेशन क्या है, चार्ज फ्लोइंग पर सेकंड। तो हमें यहाँ पे इस मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। चलो तो 20 मिनट देखो, 1 मिनट में मेरे प्यारे बच्चों 60 सेकंड्स होते हैं। तो 20 मिनट में 20 इंटू 60 हो जाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 2 6 12, 1200 सेकंड। तो यहाँ पे ये हमारे पास चार्ज जो आ जाएगा ये आ जाएगा 1200 एम्पेयर इंटू सेकेंड, क्या हो जाएगा, कूलम, क्योंकि चार्ज की ऐसा यूनिट क्या होती है, कूलम। तो इसका आंसर होगा 1200 कूलम, 1200 कूलम। क्लियर है बात, वेरी गुड, स्मार्ट बॉयज एंड स्मार्ट गर्ल्स। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर है 1200 कूलम। ठीक है, अब देखिए एक मेन चीज आती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अब देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक और बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज रहते हैं, बट आप लोग नहीं रहेंगे, आप है क्यूरियोसिटी फ्लो के बच्चे। चलिए देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को इस तरीके से डिफाइन किया जाता है कि किसी चार्ज को इन्फिनिटी से किसी गिवन पॉइंट तक लाने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा। मतलब एक चार्ज है इन्फिनिटी में, मतलब बड़ा दूर है, अगर मैं उसे यहां पे लेके आना चाहता हूं तो यहां तक लाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, कितना वर्क करना पड़ेगा, उसी को डिफाइन किया जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उस पॉइंट का। और दो पॉइंट्स के बीच के पोटेंशियल के डिफरेंस को ही पोटेंशियल डिफरेंस कहा जाता है। देखिए तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है यहाँ पे, वर्क डन, हाँ ये देखिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, वर्क डन अपॉन क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव्ड। वर्क डन अपॉन कितना चार्ज मूव हुआ। ठीक है, तो इसकी ऐसा यूनिट होती है वोल्ट, क्या, वोल्ट। क्लियर है बात, डेफिनेशन याद रखना, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। डेफिनेशन इसकी ऐसा यूनिट है वोल्ट, और 1 वोल्ट क्या हो गया, 1 जूल अपॉन 1 कूलम। मान लीजिए अगर मुझे 1 कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से गिवन पॉइंट में लाने के लिए 1 जूल वर्क खर्च हो रहा है, तो आई विल से कि उस पॉइंट पे हमारा पोटेंशियल 1 वोल्ट है। क्लियर है बात, वेरी वेरी गुड। अब एग्जांपल देखिए, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 12 वोल्ट। हमसे पूछ रहा है कि कितना वर्क करना पड़ेगा अगर हमारा जो चार्ज है Q 2 कूलम है और पोटेंशियल डिफरेंस है 12 वोल्ट, तो वर्क डन कितना होगा। तो देखिए जो फॉर्मूला है प्यारे बच्चों, अभी हमने देखा कि जो पोटेंशियल है इट इज इक्वल टू व्हाट, वर्क डन अपॉन चार्ज। तो हमें वर्क डन निकालने का है तो पोटेंशियल इनटू चार्ज, बट यहाँ पे हमें पोटेंशियल डिफरेंस दिया है तो वी विल यूज दैट। पोटेंशियल डिफरेंस इज व्हाट, 12 वोल्ट। तो 12 वोल्ट इनटू चार्ज कितना है 2 कूलम, तो वर्क डन कितना आ जाएगा 24 जूल। यूनिट्स याद रखने, यूनिट्स के मार्क्स मिलते हैं, तो द आंसर विल बी 24 जूल। पोटेंशियल डिफरेंस हमें दे रखा है तो आप उसे पोटेंशियल कह सकते हैं। ठीक है, सिंपल सा 12 इंटू 24 जूल। क्लियर है बात, वेरी गुड। अब देखिए कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। जो भी हमने देखा था सर्किट डायग्राम, ठीक है, जो डायग्राम शो करता है सारे इलेक्ट्रिक डिवाइसेस जो कनेक्टेड है सर्किट के अंदर, उसी को कहा जाता है सर्किट डायग्राम। अब देखिए इलेक्ट्रिक सेल का जो सिंबल है वो ये है, एक लंबा डंडा और एक छोटा डंडा। ठीक है, क्लियर है बात, प्लस से करंट निकलता है और फिर वो माइनस में आता है। दिस इज योर इलेक्ट्रिक सेल। बहुत बढ़िया, स्मार्ट बॉयज एंड गर्ल्स। चलिए बैटरी का सिंबल क्या है, जहां पे आप 2 या 2 से ज्यादा सेल्स को सीरीज में कनेक्ट कर दो तो बन जाती है बैटरी। अब देखिए ये है प्लग की, ये है ओपन, इसके बीच में आप देखेंगे खाली जगह, इसका मतलब स्विच ऑफ है। बच्चे इसमें भी कंफ्यूज रहते हैं। देखो ओपन का मतलब होता है ऑफ, ऐसे याद रखना। कई बच्चों को लगता है ओपन मतलब तो खुला होता है, तो यानी खुला हुआ है, नहीं बेटा, ओपन मतलब ऑफ है यहाँ पे। ठीक है, सर्किट में। और जब सर्किट क्लोज होता है इसका मतलब बंद नहीं है, इसका मतलब चालू है। इसके बीच में गोला बना हुआ है ना, इसका मतलब ये ऑन है। ठीक है, मतलब स्विच ऑन करते हैं तो क्लोज कहलाता है, ऑफ करते हैं तो ओपन कहलाता है।
अब वायर जॉइंट क्या है, जहां पे एक वायर के साथ एक दूसरी वायर को भी इंटर कनेक्ट कर दिया जाए, ठीक है। बल्ब का सिंबल ये है, या ऐसे बना सकते हैं, वायर्स क्रॉसिंग विदाउट जॉइनिंग। देखो यहाँ पे तो ये वायर जॉइन हो रहा था उससे, अब यहाँ पे जो ये रहा है ना ऐसे गोल घुमा के कर दिया है, इसका मतलब क्या है कि एक वायर के ऊपर से दूसरी वायर आ रही है, समझ रहे हो, मतलब वो आपस में कनेक्टेड नहीं है, जैसे ये है और मेरा हाथ इसके ऊपर। क्लियर है बात? चलिए, रेजिस्टर का सिंबल ये है, देखिए प्यारे बच्चों, रेजिस्टर एक डिवाइस होता है जिसका हम यूज करते हैं सर्किट के अंदर करंट को डिक्रीज करने के लिए, क्योंकि जब रेजिस्टेंस बढ़ता है तो करंट डिक्रीज होता है। वी विल सी इट सून। अगला है हमारे पास वेरिएबल रेजिस्टेंस और रियोस्टेट। देखिए प्यारे बच्चों, जो ये रेजिस्टेंस होता है इसे फिक्स्ड रेजिस्टेंस भी कहते हैं। ये होती है फिक्स्ड, जो नॉर्मल रेजिस्टर होता है वो फिक्स्ड होता है, उसकी रेजिस्टेंस फिक्स है कि इतनी ही होगी। बट हमारे पास एक होता है वेरिएबल रेजिस्टर और रियोस्टेट। वेरिएबल रेजिस्टर और रियोस्टेट, यहाँ पे जो ये आपको ये दिख रहा है इस तरीके से एरो बीच में, ये नॉर्मल रेजिस्टेंस के बीच में एरो, इसका मतलब होता है कि रेजिस्टेंस को चेंज किया जा सकता है, मतलब हम रेजिस्टेंस को कम या ज्यादा कर सकते हैं। इट विल बी कॉल्ड रियोस्टेट। एमीटर देखिए प्यारे बच्चों, आपको एक गोला बनाना है, उसके अंदर ए लिख देना है और प्लस माइनस दिखा देना है। प्लस वाला बैटरी के प्लस से कनेक्ट होगा, माइनस वाला बैटरी के माइनस से। दिस इज कॉल्ड एमीटर। फिर उसके बाद आता है हमारे पास वोल्ट मीटर। क्या प्यारे मेरे बच्चों? वोल्ट मीटर। तो यहाँ पे ये वोल्ट मीटर है, ये एरोज है यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस। तो ये जो मेरे प्यारे बच्चों वोल्ट मीटर है, जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है, सेम टू सेम एमीटर और ये वोल्ट मीटर, बट ये सर्किट में हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होता है। किसमें मेरे प्यारे बच्चों? पैरेलल। किसमें? पैरेलल। मतलब एक शॉर्ट में बताऊं तो जैसे कि यहाँ पर हमारे पास एक बल्ब है, यहाँ पे हमारे पास एक बैटरी है, ठीक है, और यहाँ पे एक स्विच है, तो स्विच ऑन कर दिया है, इस बार प्लस इधर है माइनस इधर है, तो करंट इधर से इधर फ्लो कर रहा है मेरे प्यारे बच्चों। तो अगर मुझे इसके थ्रू पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो रहा है वो चेक करना है, तो इसके अक्रॉस हमें एक वोल्ट मीटर लगाना पड़ेगा, और वो लगेगा पैरेलल में। पैरेलल में कैसे लगता है? अलग से वायर खींच के। एमीटर कैसे लग रहा था? सीरीज में इनके साथ ही जोड़ दिया था। क्लियर है बात? बहुत बढ़िया, स्मार्ट बच्चे। अब देखिए महा इंपॉर्टेंट चीज, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, ओम 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 ओम, ध्यान से देखो, ठीक है, हम जादू को नहीं बुला रहे हैं। देखिए ओम्स लॉ क्या कहता है कि किसी भी सर्किट में वोल्टेज और करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। वोल्टेज और करंट एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर हम वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट भी बढ़ेगा। तो देखिए क्या है, the current flowing in the circuit through a conductor is directly proportional to the potential difference across its ends provided the physical conditions remain same। तो ये डेफिनेशन याद कर लीजिएगा, इसके बहुत 90% चांस है कि आपके आए, ठीक है ना। तो ओम्स लॉ क्या है? ये बताता है कि किसी भी सर्किट के अंदर जो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अप्लाइड वोल्टेज के मद्देनजर क्या होनी चाहिए? फिजिकल कंडीशन सेम होनी चाहिए, क्योंकि टेम्परेचर कम ज्यादा होगा तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तो हमने लिख दिया V इज प्रोपोर्शनल टू I, V इज प्रोपोर्शनल टू I। क्लियर है बात? तो यहां से हमारे पास आ जाते हैं, हम ये क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाते हैं तो एक आ जाता है, प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो कांस्टेंट आ जाता है रेजिस्टेंस IR। तो ये जो R है इसी को हम कहते हैं रेजिस्टेंस। क्या मेरे प्यारे बच्चों? रेजिस्टेंस। मेरे बच्चों क्या कहा जाता है इसे? रेजिस्टेंस। कोई दिक्कत, कोई भी डाउट हो तो बता देना मेरे को, ठीक है, शर्माने का नहीं है। चलिए, तो रेजिस्टेंस, तो देखिए V अपॉन L, तो यहां पे क्या बोलते हैं? I है एक्चुअली, ठीक है ना। तो V अपॉन I इज इक्वल टू R। तो रेजिस्टेंस क्या हो गया? एक कांस्टेंट हो गया जो कि किसका है? वोल्टेज और करंट का। मतलब ये याद रखना है, वीर सुना है ना, बाल वीर, तो यहां से वीर लिख देने का है, ठीक है। क्या? वीर। V बराबर IR, वीर। अब इसी से सारी इक्वेशंस बन जाती हैं। आपको V निकालना है IR कर दो, I निकालना है तो V अपॉन R कर दो, R निकालना है तो V अपॉन I कर दो। तो आपको बस एक फॉर्मूला याद रखना है और ये याद करने की जरूरत नहीं है अलग से रेजिस्टेंस और ये, क्योंकि ये तो आ जाएगा ना, ठीक है। चलिए, अब रेजिस्टेंस क्या? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू इट। तो मेरे प्यारे बच्चों रेजिस्टेंस क्या है? वो आपके कंडक्टर या किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है जो करंट को फ्लो होने से रेजिस्ट करती है, रोकती है। जैसे कि आपने फ्रिक्शन पढ़ा था ना, कोई भी बॉडी मोशन में होती है तो अपोजिट लगती है, वैसे समझो इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर का जो रेजिस्टेंस है, मतलब जो इनर्शिया है वही रेजिस्टेंस है, ऐसे मान के चलो, ठीक है। मतलब वो रोक रहा है। क्लियर है बात है? मटेरियल ऐसा यूनिट होती है मेरे प्यारे बच्चों, रेजिस्टेंस की होती है ओम। क्या? ओम, जिसका सिंबल ऐसा होता है। बहुत बढ़िया, क्लियर है बात। और हम इसके ऐसा यूनिट कैसे लिख सकते हैं? देखिए अभी हमने देखा कि रेजिस्टेंस है V अपॉन I, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, V की जगह क्या?
वोल्ट अभी देखा था आपने, और करंट होता है एम्पेयर। तो कहीं पे आ जाए वोल्ट पर एम्पेयर किसकी ऐसा यूनिट है तो आपको पता है वो भी रेजिस्टेंस की यूनिट है। तो अगर आपको कहीं डिफाइन करना हो 1 ओम क्या होता है तो आप लिखोगे अगर कहीं पे दो वायर्स के बीच में 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है और इसके अंदर 1 एम्पेयर करंट फ्लो कर रहा है, यानी कि इन पॉइंट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है, इन पॉइंट्स के बीच का जो रेजिस्टेंस है वो है 1 ओम। बहुत बढ़िया। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, potential difference across 2 points of a metallic conductor is directly proportional to the current passing through the circuit provided the temperature remains constant। ये ओम्स लॉ का ग्राफ है जो कि काफी आता है आप लोगों के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस में। तो ये देखिए ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये क्या शो कर रहा है कि जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ रहा है वैसे वैसे करंट भी बढ़ रहा है, मतलब दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्लियर है बात? तो ये प्रूफ कर रहा है कि ओम्स लॉ ट्रू है कि वोल्टेज बढ़ने के साथ करंट भी बढ़ रहा है। A straight line plot shows that the current through the wire increases, the potential difference across the wire increases linearly। क्लियर है बात? करंट बढ़ेगा पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा करंट बढ़ेगा। बहुत बढ़िया। अब रेजिस्टेंस कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो देखिए पहला क्या है, नेचर ऑफ द मटेरियल। भाई पहली बात तो ये कि वो किस मटेरियल से बना हुआ है, सोना चांदी लोहा पीतल ब्रास क्या है। लेंथ ऑफ द वायर, उसकी लेंथ कितनी है और उसका क्रॉस सेक्शन कितना है, एरिया कितना है, क्या एरिया कितना है। तो रेजिस्टेंस का एक और फॉर्मूला होता है, हम देखेंगे रो L अपॉन A। तो देखो जैसे अभी आपने देखा लेंथ पे डिपेंड करता है तो L आ गया। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, देखिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, एरिया होता है जैसे कि ये डब्बा है, ठीक है, तो ये डब्बे का जो ये एरिया है ये है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ओके चलिए, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है, दिख गया। और जो हमने पहली चीज लिखी थी किस पे, मटेरियल, नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ वायर। तो यहाँ पे देखिए जो रो है इसे हम कहते हैं रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस नहीं रेजिस्टिविटी। और ये हर मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है। क्या मेरे प्यारे बच्चों, इट इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल, यानी हर मटेरियल की ये डिफरेंट होगी। बहुत बढ़िया। अब देखिए अगला क्या है, फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स। किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, देखिए रेजिस्टेंस ऑफ यूनिफॉर्म मेटेलिक कंडक्टर डिपेंड्स ऑन, अभी जो हमने बात की वही लेंथ पे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे और टेम्परेचर पे भी। किस पे, नेचर ऑफ मटेरियल तो देख लिया। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, जब भी टेम्परेचर बढ़ता है, जब भी टेम्परेचर बढ़ता है तो मेटल्स की रेजिस्टेंस भी बढ़ती है। मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा तो मेटल्स का रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, एक्सेप्ट सेमीकंडक्टर। याद रखना, कभी आपसे कोई पूछ दे कि कार्बन या फिर सिलिकॉन या जर्मेनियम का टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होगा, तो आप बोलेंगे उनका रेजिस्टेंस घट जाएगा। गुड, बहुत बढ़िया, क्योंकि वो एक अलग मटेरियल होते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए रेजिस्टिविटी, द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो हमने लिख दिया R इज प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। मतलब जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और एरिया के इनवर्सली। मतलब अगर वायर जितनी लंबी है, जैसे देखिए ये हमारे पास एक वायर है, ठीक है, तो ये वायर जितनी लंबी होगी, इसको हम जब जितना लंबा करेंगे इसकी रेजिस्टेंस उतनी बढ़ेगी, और ये जितनी मोटी होगी रेजिस्टेंस उतना कम होगा, क्योंकि लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एरिया ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा। बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों। तो अब यहां से जब ये प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आ जाता है, ये हटाया तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आ गया। क्या मेरे प्यारे बच्चों, कांस्टेंट आ गया। क्या कांस्टेंट, रो L अपॉन A। तो ये जो रो है इसी को हम कहते हैं रेजिस्टिविटी, और दूसरी भाषा में स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहा जाता है कई जगह। इसकी ऐसा यूनिट होती है ओम मीटर। कैसे, देखिए रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो L अपॉन A। तो यहां से रो क्या हो जाएगा, RA अपॉन L इज इक्वल टू रो, RA अपॉन L इज इक्वल टू रो। तो रेजिस्टेंस की यूनिट है ओम, एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर और लेंथ की यूनिट होती है मीटर। तो कटा तो यूनिट क्या हो गई, ओम मीटर, ओम मीटर। चलिए, रेजिस्टिविटी डज नॉट चेंज विद चेंज इन लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बट इट चेंजेस विद चेंज इन टेम्परेचर। जो रेजिस्टिविटी होती है, याद रखना, रेजिस्टेंस लेंथ के साथ या एरिया के साथ चेंज हो सकती है, बट रेजिस्टिविटी लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करती है।
क्यों? जैसे आपने आपको ही बोलेगा यार बच्चे हो देखो प्रॉब्लम भैया रेजिस्टिविटी में तो ए भी है और एल भी है, तो अगर मैं एल को बढ़ा दूंगा तो रेजिस्टिविटी घट जाएगी, ए को बढ़ा दूंगा तो रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी। बेटा सही कह रहे हो, बट जब हम रेजिस्टिविटी को डिफाइन करते हैं तो ए और एल को फिक्स कर देते हैं। ए को कर देते हैं 1 मीटर स्क्वायर और लेंथ को कर देते हैं 1 मीटर। यानी कि किसी वायर का या किसी कंडक्टर का जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए को और उसकी लंबाई भी 1 मीटर हो तो जो उसका रेजिस्टेंस होता है वही रेजिस्टिविटी के इक्वल हो जाता है। अगर ए 1 है, एल भी 1 ले लूं यूनिट, तो रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू रेजिस्टेंस, तो ये तो फिक्स हो जाएगी ना। तो याद रखना जो रेजिस्टिविटी होती है वो लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करती बट टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। बहुत बढ़िया, स्मार्ट बॉयज। चलिए देखिए, अब मेटल्स की जो रेजिस्टिविटी होती है वो बहुत ही कम होती है, 10 की पावर -8 से लेके 10 की पावर -6 ओम मीटर, क्योंकि जिसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा होगा वो करंट को उतना ज्यादा रेजिस्ट करेगा। ठीक है, अगला देखिए रेजिस्टिविटी इंसुलेटर की कितनी है, बहुत ज्यादा, 10 की पावर 12 से लेके 10 की पावर 17 ओम मीटर। देख रहे हो ये माइनस में था प्लस में कितना ज्यादा है। ठीक है, क्लियर है बात। अलॉयज की रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है कंपेयर टू उनके मेटल्स, ये मेटल नॉन मेटल में पढ़ाया था, मतलब नॉन बकलते हैं अलॉयज की रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है कंपेयर टू मेटल। जैसे कॉपर की रेजिस्टिविटी कम होती है, सॉरी कॉपर की रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है, सॉरी कॉपर की रेजिस्टिविटी कम होती है बट उसी से बने हुए मटेरियल की अलॉयज की रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है। ठीक है, अलॉयज डू नॉट ऑक्सीडाइज बर्न रेडिली ऑन हाई टेम्परेचर। जो आपके अलॉयज होते हैं उनका टेम्परेचर बढ़ाने पे भी वो जलते नहीं है, इसलिए उनका यूज किया जाता है इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस में। जैसे कि देखिए, जैसे कि हमारे पास ये है, ये आपका हीटर में हीटिंग रॉड की तरह इसका यूज करते हैं निक्रोम वायर। तो निक्रोम भी एक अलॉय है, ठीक है, किसका, निकल का और काफी मटेरियल्स का अलॉय है। तो ये इसको हीट करने पे भी ये जलेगा नहीं, इसमें से आग नहीं निकलेगी और ये खराब नहीं होगा, इसलिए इसका यूज किया जाता है हीटिंग एलिमेंट्स को बनाने में। बहुत बढ़िया, तो देखिए क्लियर है बात, इज यूज फॉर हीटिंग डिवाइसेस। ठीक है, और इसी के लिए रजिस्टर बनाने में भी इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर है, जबकि कॉपर और एल्यूमिनियम का रेजिस्टिविटी बहुत कम होता है, इसलिए इनको इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन वायर में यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे जो आपने खंभों पे तार देखते हो घर में, जो कॉपर की वायर होती है, इनका क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि इनकी रेजिस्टिविटी कम होती है। बहुत बढ़िया। अब देखिए सेमीकंडक्टर और सुपर कंडक्टर की आई गई बात जो मैंने बताया था। देखिए सेमीकंडक्टर वो मटेरियल होते हैं जिनकी रेजिस्टिविटी इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच में पाई जाती है। जर्मेनियम और सिलिकॉन होते हैं मेनली। ठीक है, जर्मेनियम का सिंबल G और सिलिकॉन का SI। क्लियर है बात। मटेरियल्स विच लूज देयर रेजिस्टिविटी एट लो टेम्परेचर आर कॉल्ड सुपर कंडक्टर। देखिए सुपर कंडक्टर एक स्पेशल मटेरियल होते हैं, जब उनका टेम्परेचर बहुत कम करते हैं ना तो उनकी रेजिस्टिविटी बिल्कुल जीरो हो जाती है, बिल्कुल खत्म हो जाती है, उनको कहा जाता है सुपर कंडक्टर। बहुत बढ़िया। अब देखिए प्यारे बच्चों, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। मैक्सिमम जो न्यूमेरिकल्स आपके बनेंगे इस टॉपिक से बनेंगे कि रेजिस्टेंस को सीरीज और पैरेलल में क्या होता है। देखिए जब रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड होते हैं तो करंट सबके अंदर सेम होता है। मेन पॉइंट ध्यान रखिए, जैसे ये देखिए, ये डायग्राम देखिए यहाँ पे, और इस डायग्राम से समझने का प्रयास करिए। ये एक डायग्राम है जहाँ पे बैटरी है और यहाँ पे रेजिस्टेंस है R1, ये R2, ये R3। तो देखिए जो करंट होगा, करंट का रास्ता तो एक ही है, तो तीनों के अंदर से सेम करंट फ्लो होगा I। तो करंट अगर कभी बोल रखा है कि करंट तीनों रेजिस्टर में सेम है तो मोस्ट प्रोबेबली वो क्या होगा, सीरीज सर्किट होगा। ठीक है, क्लियर है बात। अब देखिए करंट तो सब में सेम होगा बट पोटेंशियल डिफरेंस सब में अलग अलग होगा। मतलब अगर मैं इसके अक्रॉस नापूं तो यहाँ पे कुछ अलग पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, इसमें अगर रेजिस्टेंस अलग अलग है तो तीनों का पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होगा। लिख देते हैं V1, ये V2, ये V3। बट हम क्या देखेंगे, V1 V2 प्लस V3 का जो सम होगा वो उतना ही होगा मेरे प्यारे बच्चों जितना पोटेंशियल बैटरी दे रही है। तो V1 प्लस V2 प्लस V3 इज इक्वल टू बैटरी का पोटेंशियल। क्लियर है बात, बहुत बढ़िया। तो देखिए वही है, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द रेजिस्टेंसेस। मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो अलग करते हैं, इन अलग अलग रेजिस्टर्स के लिए अलग अलग होगा, बट उन सबका जो सम होगा वो क्या होगा, बैटरी के पोटेंशियल के बराबर होगा। तो कभी दो का दिया और तीसरे का पूछा हो तो टोटल में से इन दो को ऐड करके माइनस कर देंगे तो तीसरे का ऐसे ही मिल जाएगा। बहुत बढ़िया। और इस केस में जो टोटल रेजिस्टेंस होता है मेरे प्यारे बच्चों वो सम होता है, सिंपल सम R1 प्लस R2 प्लस R3।
इसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, डू नॉट वरी। उसके लिए मैंने स्पेशल वीडियो बनाई है अलग, या आप आई टैब में देख लीजिएगा क्लिक करके। ओके, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मतलब जो जोड़ के टोटल रेजिस्टेंस आती है वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से ज्यादा होती है। मान लो R है 2 ओम, ये 2 ओम का है, ये 3 ओम का है और ये 5 ओम का है, तो तीनों को ऐड कर देंगे तो 2 3 5 5 + 5 10, कितना हो जाएगा 10 ओम, 10 ओम। क्लियर है बात, बहुत बढ़िया। अब देखिए अगला क्या है, रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल। रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल, तो देखिए द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस इज द सेम एंड इज इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कॉम्बिनेशन। जब पैरेलल में बात की जाती है तो यहां पे करंट डिफरेंट होता है बट पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। समझे मेरी बात? देखो यहीं पे बनाता हूं, देखो ध्यान से। जैसे कि ये है एक रेजिस्टर, दूसरा रेजिस्टर, तीसरा रेजिस्टर। हम कैसे पता लगा सकते हैं कि कोई चीज सीरीज है, पैरेलल है? देखिए अगर इनके एंड पॉइंट्स तीनों के आपस में साथ में जुड़े हुए तो ये पैरेलल में। लेट्स कॉल दिस R1, लेट्स कॉल दिस R2, लेट्स कॉल दिस R3। तो अब देखिए यहां से सर्किट आ रहा है, यहां पे हमारी बैटरी है, ठीक है, प्लस से निकला माइनस में गया, तो यहां से कुछ आई करंट आया, तो अब तो करंट पे 3 रास्ते हैं ना, 3 रास्ते हैं जाने के लिए, तो एक ही में से क्यों जाएगा, सब में से जाएगा, I1 I2 और I3, यानी सब में करंट अलग अलग होगा। और एक चीज बता रहा हूं ध्यान रखना, जो रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होगा सबसे कम करंट उसी में से फ्लो होगा। मतलब R1 R2 R3 है तो इनमें से करंट वहां से ज्यादा फ्लो होगा जिसका रेजिस्टेंस सबसे कम होगा। ऑब्वियस सी बात है ना, अगर आप कहीं चल रहे हो, एक रास्ते में बहुत ट्रैफिक है, बहुत स्लो है, तो आप किस में से जाना चाहोगे, जिसमें ज्यादा ट्रैफिक है, जिसमें कम ट्रैफिक है? ऑब्वियस सी बात है जिसमें कम ट्रैफिक है। तो करंट भी वहीं से जाना प्रेफर करेगा जहां का रेजिस्टेंस बहुत ही कम है। क्लियर है बात? बहुत बढ़िया। तो ये है हमारे पास एक पैरेलल सर्किट जिसमें देखिए वोल्टेज तीनों के अक्रॉस सेम रहेगा, क्योंकि दोनों का ये एक्स पॉइंट कह देते हैं वाई, क्योंकि तीन पोटेंशियल जो एंड पॉइंट्स है वो तीनों ही रेजिस्टेंस के लिए सेम है। तो सीरीज में क्या बोलते हैं, करंट सेम रहता था, यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा अक्रॉस ऑल रेजिस्टर्स। वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता था, यहां पे करंट अलग अलग होगा। ठीक है, वेरी गुड। आगे देखिए क्या है यहाँ पे प्यारे बच्चों, एडवांटेजेस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ओवर सीरीज कॉम्बिनेशन। ये एग्जाम में बहुत आता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन ज्यादा अच्छा क्यों है कंपेयर टू सीरीज कॉम्बिनेशन। देखिए जो हमारे घरों में कनेक्शन होता है सारे बल्ब का, ट्यूबलाइट का, पंखों का, ये होता है पैरेलल में। क्यों? क्योंकि अगर हमने सीरीज में जोड़ा होता तो अगर एक भी चीज खराब हो जाएगी तो करंट आगे फ्लो ही नहीं होगा और बाकी चीजें भी बंद पड़ जाएंगी। और एक ही स्विच से सब कनेक्टेड होंगे तो अगर एक स्विच ऑन करेंगे तो पंखा, लाइट, फ्रिज सब ऑन हो जाएगा। लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन जैसा आप ये देख रहे हैं, मैं यहाँ पे सबके लिए एक अलग से स्विच लगा सकता हूं ताकि मैं अपनी चॉइस से एक को ऑन करूं, एक को ऑफ करूं। और करंट तो यहां से जा रहे हैं तीनों में, तो अगर एक खराब भी हो गया तो बाकी दो में से तो करंट जाएगा ही जाएगा ना, सिंपल सी बात है। तो यही है इसके एडवांटेजेस। ठीक है, अगर सीरीज सर्किट में अगर एक कंपोनेंट फेल हो जाए तो सर्किट ब्रोक हो जाएगा और सारे अप्लायंसेस काम करना बंद कर देंगे क्योंकि वो बंद हो जाएंगे, बिजली नहीं जाएगी। ठीक है, और अलग अलग अप्लायंस को अलग अलग करंट चाहिए होता है, अगर उन सबको सीरीज में जोड़ देंगे तो सब में तो सेम ही करंट जाएगा, तो डिवाइस खराब हो सकता है। अगला क्या है, टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल सर्किट इज डिक्रीज्ड। और ये भी याद रखना है, देखिए जब हम इन तीनों रेजिस्टेंस को जब हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं ना, तो जो टोटल रेजिस्टेंस होता है वो ऐसे निकाला जाता है, 1/RT इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो मेरे प्यारे प्यारे दुलारे बच्चों, तो ये होता है टोटल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। तो इन तीनों को सॉल्व करके फिर इनका रेसिप्रोकल करते तो टोटल रेजिस्टेंस हमें मिलती है। तो ये जो टोटल रेजिस्टेंस होता है ये निकाला जाता है, और जब ये निकालते हैं तो हम पाएंगे कि R1, R2 और R3 से भी कम है। मतलब जब हम पैरेलल में रेजिस्टर जोड़ते हैं तो उनका रेजिस्टेंस घट जाता है टोटल, और जब उन्हें सीरीज में जोड़ते हैं तो उन तीनों का कॉम्बिनेशन होकर टोटल बढ़ जाता है। क्लियर है बात? स्मार्ट, वेरी गुड। तो ये समझ गए। अब आता है हमारे पास लास्ट टॉपिक, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो देखिए प्यारे बच्चों, हीटिंग इफेक्ट क्या होता है, जब भी किसी चीज में से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, जैसे कि आपका टीवी, आपका पंखा, जब उसे आप ऑन करके रखते हैं तो कुछ समय का तो गर्म हो जाते हैं। मम्मी कहती है ना बहुत देर हो गई, अब बंद कर दो टीवी, गर्म हो गया, खराब हो जाएगा। तो ये सच है, जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है तो वो चीज गर्म हो जाती है। ठीक है, तो इसे ही कहा जाता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब ये हीटिंग कितनी होगी, देखिए
इसे दिया था जूल्स ने, तो इसे जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी कहा जाता है, ठीक है। दिस लॉ इज आल्सो कॉल्ड जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो ये कहता है कि जो हीट प्रोड्यूस होगी प्यारे बच्चों, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी करंट के स्क्वायर के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी रेजिस्टेंस के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी जितने टाइम के लिए वो सर्किट ऑन है। तो इन सबको कंबाइन करते हैं तो बन जाता है आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी, करंट का स्क्वायर रेजिस्टेंस इंटू टाइम। तो यही है आपके पास, ठीक है, आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। क्लियर है बात? वेरी गुड। और ये इक्वल टू होता है वर्क डन के, किसके? वर्क डन के। वेरी गुड। तो दिस इज इट। और ये जो एनर्जी है ये हीट की फॉर्म में निकलती है। बहुत बढ़िया। और हीटिंग इफेक्ट एक डिजायरेबल है, जहां पे इलेक्ट्रिक हीटर में, जैसे हीटर में हमें हाथ सेकना होता है तो ये अच्छी चीज है उसके अंदर हीट प्रोड्यूस करना, इलेक्ट्रिक आयरन में, ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्यूज में, बट इलेक्ट्रिक बल्ब में सही नहीं है। क्योंकि देखिए बल्ब का मेन काम है रोशनी देना, बट वो हीट प्रोड्यूस करता है तो वो एनर्जी को वेस्ट कर रहा है। क्लियर है बात? इसीलिए अब वो पुराने टाइम वाले बल्ब ना यूज होकर नए एलईडी बल्ब यूज होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी को लाइट में एफिशिएंटली कन्वर्ट करते हैं और ज्यादा हीट प्रोड्यूस नहीं करते। गर्म ये भी होते हैं, ठीक है। क्लियर है बात? वेरी गुड। ये अनडिजायरेबल है कंप्यूटर, मॉनिटर, टीवी, रेफ्रिजरेटर और बल्ब में भी, ठीक है। In electric bulb, most of the power consumed by the filament appears as heat and small part of is radiated in the form of light. जो पुराने टाइम में बल्ब होते थे उनका मैक्सिमम एनर्जी हीट में ही कन्वर्ट हो जाता था और कुछ पार्ट लाइट में, इसीलिए वो बहुत एनर्जी कंज्यूम करते थे, ठीक है। अब देखिए जो इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर फिलामेंट होता है, जैसे आपके पास जो बल्ब होता है मेरे प्यारे बच्चों, इसके अंदर एक फिलामेंट होता है गोल गोल। तो ये गोल गोल फिलामेंट क्या है? टंगस्टन का बना होता है। किसका? टंगस्टन का। किसका? टंगस्टन। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, इसकी वजह से बहुत भी गर्म करेंगे तो नहीं पिघलेगा, ठीक है। इट डज नॉट ऑक्सीडाइज, मतलब इसमें आग भी नहीं लगती, ऑक्सीडाइज नहीं होता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं। तो यहाँ पे इसका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत हाई है, 3380 डिग्री सेल्सियस। ओके, बहुत बढ़िया मेरे प्यारे बच्चों। तो देखिए हीटिंग इफेक्ट के प्रैक्टिकल एप्लीकेशन टोस्टर, ओवन, केटल में होता है, ठीक है। और जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग फ्यूज में यूज होता है। देखिए पुराने टाइम में जो फ्यूज होते थे प्यारे बच्चों, वो इस तरीके से होते थे, इधर लोहे का कैप होता था, इधर लोहे का कैप और बीच में एक पतली सी वायर। तो अगर यहाँ से बिजली जा रही है, अगर करंट ज्यादा बढ़ा, जैसे कि यहाँ पे बैटरी वाला, अगर ज्यादा करंट बढ़ा तो ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी और ये अंदर से जल के टूट जाएगी। तो फ्यूज वायर ऐसे बनाई जाती है कि उसका मेल्टिंग पॉइंट कम हो। याद रखना, फ्यूज ऐसे बनाया जाता है कि उसका मेल्टिंग पॉइंट कम हो ताकि वो जल जाए जल्दी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्यूज वही है, इट इज अ सेफ्टी डिवाइस दैट प्रोटेक्ट्स आवर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस इन केस ऑफ शॉर्ट सर्किट और ओवरलोडिंग। शॉर्ट सर्किट मतलब जब प्लस और माइनस, मतलब बैटरी के दोनों टर्मिनल आपस में कनेक्ट हो जाए तो उसमें क्या होता है, एकदम से करंट बहुत बढ़ जाता है, एकदम से करंट बहुत बढ़ जाता है। दैट्स व्हाई वहां पे हीट प्रोड्यूस होती है और आग लग सकती है। और ओवरलोडिंग तब होती है मेरे प्यारे बच्चों जब हम बहुत सारे इस कनेक्शंस को साथ में जोड़ देते हैं तो वायर में करंट बहुत फ्लो होने लगता है, तो वो भी अच्छी चीज नहीं है, ठीक है। तो ये फ्यूज किससे बना होता है? क्या बोलते हैं, एक तरह से अलॉय होता है किसका? कॉपर एंड टिन का, कॉपर एंड टिन का, ताकि मेल्टिंग पॉइंट कम हो। और फ्यूज को हमेशा सीरीज में जोड़ा जाता है लाइव वायर के साथ। इसका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है और इसकी जो करंट कैपेसिटी वो थोड़ी सी ज्यादा रखी जाती है जितना मशीन को चाहिए। तो मशीन को अगर 10 एम्पेयर करंट चाहिए तो उसमें 12 एम्पेयर का फ्यूज लगा देंगे, क्योंकि अगर 10 से कम का लगाएंगे तब तो मशीन होते ही ऑन होते ही फ्यूज उड़ जाएगा ना भाई, समझे। अब देखिए इलेक्ट्रिकल पावर, इस टॉपिक से बड़े क्वेश्चन बनते हैं, तो ये टॉपिक थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए बहुत ही अच्छे से। ये क्या है, देखो इलेक्ट्रिकल पावर आपने 9th में पढ़ा था, वर्क डन अपॉन टाइम, वर्क डन अपॉन टाइम। तो पावर यहाँ पे भी यही है, बस यहाँ पे वो इलेक्ट्रिकल वर्क डन आ जाएगा, इलेक्ट्रिकल वर्क डन, और उसी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी कह सकते हैं। शॉर्ट में हम पावर को ऐसे लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपॉन टाइम। तो देखिए प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रिक पावर इज द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड और कंज्यूम्ड इन एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस। तो पावर का फॉर्मूला हमारे पास है V इंटू आई, पावर इज इक्वल टू V इंटू आई, और दूसरा है I स्क्वायर इंटू आर, I स्क्वायर इंटू आर। पावर इज इक्वल टू वी आई और दूसरा V की जगह आई आर, तो आई आर इंटू आई। देखो एक ही फॉर्मूला याद रखो, पावर इज इक्वल टू वी आई, बाकी ऐसे ही निकल जाएगी। कैसे? P इज इक्वल टू वी आई। अब हमें ओम्स लॉ पता है, V इज इक्वल टू आई आर, तो अगर मैं V की जगह आई आर डाल दूं तो पावर क्या हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों? आई आर इंटू आई। तो पावर क्या हो जाएगा? आई स्क्वायर इंटू आर, आई स्क्वायर इंटू आर, आई स्क्वायर इंटू आर। क्लियर है बात? अब ध्यान से देखो, तो ये पावर का फॉर्मूला हो गया हमारे पास। अब दूसरी चीज जो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है वो क्या है, देखिए एक और फॉर्मूला होता है, जो पावर इज इक्वल टू वी आई आप देख रहे हैं, अगर मैं
आई की जगह लिख दो V अपॉन R, जैसे ओम्स लॉ से ही आई को हम लिख सकते हैं V अपॉन R, तो यहां से पावर क्या आ जाएगी, V का V रखा और आई की जगह क्या डाल दिया, V अपॉन R, तो यहां से पावर का फॉर्मूला बन जाएगा V स्क्वायर अपॉन R, V स्क्वायर अपॉन R। क्लियर है बात? तो ये हमारे पास फॉर्मूले बन रहे हैं, एक I इज इक्वल P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, और एक P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R, और एक P इज इक्वल टू V I। बढ़िया, तो इसका ध्यान रखना है, ठीक है। तो यही है आई स्क्वायर इंटू आर, वी स्क्वायर अपॉन आर, और एक पावर इज इक्वल टू वी आई। अब पावर की ऐसा यूनिट होती है वॉट, क्या मेरे प्यारे बच्चों, वॉट याद रखना है, वॉट। तो कभी पूछे 1 वॉट क्या होता है, तो आपको लिखना है 1 जूल अपॉन 1 सेकंड। अगर 1 जूल एनर्जी 1 सेकंड में कंज्यूम हो रही है तो उससे कहेंगे 1 वॉट। जैसे अगर कहीं पे 100 वॉट का बल्ब है तो इसका मतलब क्या है, 100 वॉट बल्ब का मतलब है वो 100 जूल एनर्जी कंज्यूम कर रहा है पर सेकंड। क्लियर है बात? 100 वॉट मतलब 100 जूल पर सेकंड। तो ये रैपिड रिवीजन है, तो हम मेन चीजें बस डिस्कस कर रहे हैं। डिटेल में देखने के लिए आप प्लेलिस्ट यहाँ पे आई टैप क्लिक करके जा सकते हैं, उसमें आपको कोई टॉपिक डिटेल में देखना है, यू कैन सी दैट, ठीक है। अब देखिए 1 वॉट पावर इज कंज्यूम्ड एंड 1 एम्पेयर ऑफ करंट फ्लोज थ्रू द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, एक तरीका ये है। और पावर इज इक्वल टू, अभी हमने देखा V इंटू आई, तो अगर कहीं पे 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है और 1 एम्पेयर करंट फ्लो कर रहा है तो हम कह सकते हैं वो अप्लायंस की पावर 1 वॉट है। बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों। और जो कमर्शियल यूनिट होती है मेरे प्यारे बच्चों इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, जो हमारे घर में बिजली आती है ना, कहते हैं ना इस बार 100 यूनिट आई है, 200 यूनिट, जो आपने सुना होगा दिल्ली में 200 यूनिट बिजली फ्री है। तो 200 यूनिट का मतलब क्या है, फिजिक्स में 1 यूनिट का मतलब है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे ध्यान से देखिए, 1 यूनिट का जो मीनिंग है वो होता है 1 किलोवाट आवर। यहाँ पे लिखता हूं मैं 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर, समझे, 1 यूनिट का। और 1 किलोवाट आवर को, ये एनर्जी की यूनिट है, याद रखिएगा, किसकी, एनर्जी की यूनिट है। 1 किलोवाट आवर इक्वल होता है 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल्स। 1 किलोवाट इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। तो ये देखिएगा, तो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 मेगा जूल, क्योंकि जो 10 की पावर 6 होती है उसे मेगा जूल कहा जाता है। तो आप जस्ट ये याद रखेंगे 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल, या फिर 3.6 मेगा जूल, क्योंकि 10 की पावर 6 को ही मेगा कहा जाता है। क्लियर है बात प्यारे बच्चों? दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो इसी के साथ हमारे चैप्टर कंप्लीट होता है। इस चैप्टर के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, और इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहिए। हम इसका क्वेश्चन का एक अलग से सेशन बनाएंगे। सो ऑल द वेरी बेस्ट। अंडर 40 मिनट्स आपने इस चैप्टर को बहुत अच्छे से रिवाइज कर लिया है। सी यू टुमारो प्यारे बच्चों, मन लगा के पढ़ते रहिए। जय श्री कृष्ण।